स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और खुद को संतुलित देखना चाहते हैं तो हमारे लिए बैलेंस डाइट का होना बेहद ज़रूरी है। उसी तरह से हमारे पशुओं के लिए भी संतुलित आहार का महत्व रहता है। लेकिन संतुलित आहार में हम कौन कौन सी चीज़ों की गिनती करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं, क्या दाना है, क्या चारा है और उसका कितना महत्व है, ये सारी जानकारी हम आज लेंगे आज के हमारे विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर गुप्ता से, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं ज़िला शिमला के सुन्नी अस्पताल में। तो चलिए बात करते हैं और आज के इस विषय संबंधी जानकारी लेते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर गुप्ता नमस्कार। नमस्कार आशा जी। और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपको जानकारी है कि आज हम बात करने वाले हैं दुधारू पशुओं में अगर हम बात करें संतुलित आहार की तो इसका कितना महत्व है। तो सबसे पहले अपने पशुपालकों के लिए आपसे यही जानना चाहते हैं कि संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, और अगर हमारे कुछ पशुपालक ऐसे हैं जिससे कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो फीड तो कर रहे हैं अपने पशुओं को लेकिन प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस डाइट का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो कि उनको आगे आ सकती हैं। जी आशा जी, तो हम आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले प्रदेश के पशुपालकों को ये बताना चाहेंगे कि हम अपने दुधारू पशुओं में 24 घंटे के अंतराल पे जो भी उन्हें खिलाते हैं, चाहे वो चारा है, दाला है, दाना है, फीड है, इस सभी को हम पशु आहार कहते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, हम पशुओं के शरीर के भार को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि क्या वो जीवन निर्वाह की स्थिति में है, दूध उत्पादन की स्थिति में है या फिर गर्भ अवस्था की स्थिति में है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उनके भार को अपने ध्यान में रखते हुए और उनकी नस्ल को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस आहार के सभी संघटकों को पूरा एक ध्यान में रखें और संतुलित करके दें उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज मिश्रण, रेशा, पानी इत्यादि इत्यादि, तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से पशु की आवश्यकता के अनुसार जब हम इसे सबको संतुलित करके देते हैं तो ये आहार संतुलित आहार बन जाता है। अब हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई सोच रहे होंगे कि हम संतुलित आहार निर्धारित कैसे करेंगे, कैसे होगा। जी जी। तो भाइयों, मैं आपको उदाहरण दे के समझाऊंगा कि जो हमारे दुधारू पशु के शरीर का पूरा भार होता है उसका 3% हिस्सा हम ड्राई मैटर के तौर पे देते हैं, जिसको शुष्क पदार्थ कहते हैं। यानी कि अगर 100 किलो में हम 3 किलो दे रहे हैं और हमारा दुधारू पशु 400 किलो का है, यानी कि 4 क्विंटल का है, तो हमें लगभग 12 किलोग्राम ड्राई मैटर देना होगा, शुष्क पदार्थ। अब इस 12 किलोग्राम में भी इसको हम संतुलित करेंगे। इसमें 2/3 भाग आएगा चारे से और 1/3 भाग आएगा दाने से, यानी कि 8 किलो आ गया चारे से और 4 किलो आ गया दाने से। अब जो चारे से 8 किलो शुष्क पदार्थ हमने लेना है उसको भी हम संतुलित करेंगे। उसमें भी 2/3 आएगा सूखे चारे जो होते हैं, तूड़ी, पुआल, इससे, और 1/3 आएगा हरे चारों से, जैसे बरसीम, लुसम। तो इसमें भी हमारा 8 किलो में से 5 किलो तो आ गया सूखी तूड़ी वगैरह से और 3 किलो आ गया इससे। तो पशुपालक भाई सोच रहे होंगे कि एक 400 किलो का मवेशी है जो दूध देने वाला है, उसको डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ 12 किलो देना है। तो ये 12 किलो टोटल दिन की फीड नहीं है, ये सिर्फ ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है। अगर हमें 3 किलो शुष्क पदार्थ घास से लेना है तो हमें 15-20-25 किलो के आसपास घास खिलानी पड़ती है, कि उसमें पानी भी होता है जी। तो इस तरह से हम निर्धारित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पशु किस स्थिति में है। अगर वो खाली जीवन निर्वाह की स्थिति में है तो उसे हम उस हिसाब से उसको फीड करते हैं। जीवन निर्वाह से हमारा अभिप्राय होता है कि पशु को खाली अपने जीवन का निर्वाह करना है, अपने शरीर की क्रियाओं को चलाना है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है। तो उदाहरण के तौर पे जो हमारी पहाड़ी या देसी गाय होती है उसमें जीवन निर्वाह के लिए 4 से 5 किलोग्राम चारा एक दिन में काफ़ी रहता है। लेकिन अगर हम जर्सी या संकर नस्ल की बात करें तो उसमें हमें 7 से 8 किलो देना होता है। इसी तरह से बात आती है दाने की। अगर हम देसी या अपने पहाड़ी पशुओं में जीवन निर्वाह के लिए दाना देंगे तो 1 से 1.5 किलोग्राम काफ़ी रहेगा। लेकिन संकर नस्ल की गाय में और भैंसों में थोड़ा बढ़ जाएगा, 1.5 से 2 किलोग्राम हो जाएगा। और पानी के बिना हमारा आहार कभी संतुलित नहीं हो पाता। वैसे ही जीवन निर्वाह के लिए हमारे पहाड़ी पशुओं में 8 से 10 लीटर के आसपास पानी जीवन निर्वाह के लिए चाहिए ही चाहिए। और जब संकर नस्ल की बात या जर्सी की बात आती है तो हमें 15 से 20 लीटर उसको देना होता है। तो ये तो था खाली जीवन निर्वाह।
अब बात आती है उत्पादन की। जी। जब हमारा पशु लैक्टेशन में है, दूध दे रहा है, दुधारू पशु है, जी। तो उस समय में हम जो जीवन निर्वाह के लिए दे रहे थे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हमें दूध को आते हुए, दूध की आउटपुट देखते हुए और आहार एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे कि जो हमारी पहाड़ी गाय है, इसमें हर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो जर्सी या संकर नस्ल की है उसमें 2 किलो दूध के ऊपर ही दाना 1 किलो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। और अपने पशुपालक भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे पशु लैक्टेशन में होते हैं, दूध देने की अवस्था में होते हैं, उस समय उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। क्योंकि दूध, आपने सुना होगा कि दूध पिएंगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। क्यों होती है? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। लेकिन दूध में कैल्शियम तभी आएगा जब हम पशु को भी कैल्शियम दे रहे हैं, अन्यथा जो पशु के शरीर का कैल्शियम है वो दूध में निकल जाता है और पशु को कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसके लिए लिक्विड कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन करते रहना पड़ता है। और साथ ही साथ हमारा जो मिनरल मिक्सचर होता है, खनिज मिश्रण जिसको कहते हैं, वो हमें लगातार 25 ग्राम सुबह, 25 ग्राम शाम को पशु की फीड में देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक मोटा सा उदाहरण दें, हम आपको बताएं कि संतुलित आहार कैसे देना है, तो अगर हमारा एक 3 क्विंटल का, इनके 300 किलोग्राम का एक संकर नस्ल का जर्सी पशु है जो औसतन एक दिन में 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है, ऐसे पशु के रख रखाव के लिए, पोषण के लिए हमें लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास दाना चाहिए होता है। 25 से 30 किलोग्राम के आसपास घास चाहिए होती है, जिसमें सूखी और हरी मिक्स हो, और 5 किलो के आसपास हम सूखी घास अलग से दे सकते हैं, तूड़ी वगैरह, और 25 से 30 लीटर हमें पानी चाहिए होता है। और जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है, हर 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो हमें दाना बढ़ाना पड़ता है। लेकिन प्यारे पशुपालक भाइयों, आप एक अच्छे किसान भी हैं और आप लोग हरे घास उगाते भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में अच्छी नस्ल का है, अच्छी किस्म का है, तो आप 10 किलो चारे से 1 किलो दाने का क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं और खर्चा भी घटा सकते हैं चारे से। अब तीसरी स्टेज आती है हमारी गर्भावस्था की। तो जब हमारा पशु गर्भावस्था में होता है, उस समय जो हम दूध उत्पादन तक दे रहे थे वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर उसकी गर्भावस्था को देखते हुए अलग से आहार देना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी गाय के पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चे का भी विकास होना है, उसकी हड्डियां बननी हैं, अंग बनने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 5वें महीने के बाद, जब हमें पता लग जाता है कि हमारा पशु गर्भ धारण कर चुका है, तो 5वें महीने के बाद हम एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, जो तो पहाड़ी गाय है उसमें हम 1 से 1.5 किलो अलग से दाना देना और ऊपर से शुरू कर देते हैं। जो संकर और जर्सी हैं उसमें 2 से 2.5 किलो ऊपर से और देना शुरू कर देते हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा, उसकी गर्भावस्था को देखते हुए। तो हमारे पशुपालकों में एक भ्रांति रहती है कि जैसे जैसे गर्भावस्था की स्थिति बढ़ती जाती है वो लोग फीड या दाना इसको कम या बंद करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में तो बंद ही कर देते हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि जी उससे बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चे के पैदा होने में या डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये एक भ्रांति है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप फीड बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो बच्चे के स्वास्थ्य पे और गाय के स्वास्थ्य पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपके इसी उत्तर को हम जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी कोई समस्या है जिसका समाधान आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जान रहे थे कि संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ों को, कौन से आहार को हम लेते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर को जारी रखते हैं और साथ ही जानते हैं कि अगर हमारे पशुपालक साथी अगर संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं तो कौन कौन सी समस्या उनको आ सकती है। जी, तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो हम कह रहे थे कि जब गर्भावस्था का समय बढ़ रहा होता है तो हमें फीड बंद नहीं करनी होती है, बल्कि हमें जो लास्ट के 15 दिन होते हैं डिलीवरी से पहले के, उसमें चैलेंज फीडिंग करनी होती है। चैलेंज फीडिंग का मतलब है कि जो हम फीड दे रहे हैं बिल्कुल संतुलित तरीके से, उसको एकदम डबल करना होता है लास्ट के 15 दिन में, ताकि पशु को अच्छी खुराक मिले, उसका बच्चे का आने वाले का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लंबे समय से लिक्विड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो गर्भावस्था के अंतिम के 15 दिनों में वो रोक देनी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस हो जाता है और कई बार शरीर में उल्टी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उन 15 दिनों में लिक्विड कैल्शियम नहीं देना होता है, मिनरल मिक्सचर हम कंटिन्यू रखते हैं।
और आपने जैसे पूछा कि अगर कोई पशुपालक संतुलित आहार नहीं दे पा रहा है तो उसको किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं। तो आशा जी, मैं तो कहूँगा कि जो अधिकतर समस्याएं हैं वो सारी की सारी संतुलित आहार ना देने की वजह से ही होती हैं अधिकतर, जिनका समाधान संतुलित आहार देने से किया जा सकता है। जैसे कि पशु का बार बार गरमाना, टिकना पाना, गर्भ धारण ना कर पाना, जेर फंस जाना, डिलीवरी के टाइम बच्चा फंस जाना, बच्चादानी बाहर आ जाना। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं ये किसी इन्फेक्शन या उससे कम होती हैं। ये मैनेजमेंटल और न्यूट्रिशन समस्याएं ज़्यादा है। अगर हम संतुलित आहार रखें। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा बताएंगे, अपना परिचय देंगे। हाँ जी, मैं नीलम बोल रही हूँ शिमला से। जी नीलम, अपनी समस्या बताइए। ऐसा है कि मेरी जो गाय का जी 3-4 बार इंजेक्शन लग गया, उसको प्रेगनेंट नहीं जा रही बल्कि पूरी केयर करी, फार्मासिस्ट भी बुलाया था हमने ना। जी जी। तो वो 3-4 बार उसको प्रेग्नेंट नहीं जा रही है, वो क्या बात है? उसको सब पूरी केयर कर रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, जो भी वो बता रहे हैं हम कर रहे हैं। बल्कि कि वो बछड़ी है, अभी नई गाय है वो भी ना। जी जी। 12 महीने लेट चली गई, वो 4 बार इंजेक्शन लगा दिया उसको। डॉक्टर और इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पर, बार बार ये करने से तो गाय खराब हो जाएगी। ऐसे तो क्या करना चाहिए हमें फिर? जी ये बताइए आप जी। सबसे पहले अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हाँ जी, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप जो आपके निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, आपने उनसे अपनी समस्या के बारे में संपर्क करना है। और दूसरी बात, आप अपने पशु को जो आप बार बार टिक नहीं पा रहा है, उसकी गर्मी की जो अवस्था है उसको नोट कीजिए। क्या वो 24 घंटे से लंबे अंतराल के लिए हीट में तो नहीं रह रही है? कायदे से क्या होना चाहिए कि जो आपका पशु है सिर्फ 24 घंटे के लिए हीट में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पशुओं की हीट 2 दिन या 3 दिन तक रहती है। उस वजह से क्या होता है कि जब हम इंसेमिनेशन करते हैं तो पशु की ओवुलेशन सही टाइम पे नहीं होती है। तो स्पर्म और ओवा का सही टाइम पे मैच नहीं हो पाता, जिस वजह से कॉन्सेप्शन नहीं हो पाती है। तो इन्हें ये देखना होगा कि क्या इनका पशु सही हीट में है या नहीं। तो उसके लिए मैं इनको यही परामर्श दूंगा कि जो भी निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी है, एक बार उनसे खुद एग्जामिनेशन करवाएं और उनकी सलाह के बाद ही उसको आगे इंसेमिनेशन करवाएं। बार बार इंसेमिनेशन करवाना अच्छी बात नहीं है। 3 बार अगर नहीं हो पाई तो आपको पशु चिकित्सा अधिकारी की मदद लेनी ही होगी। जी। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर उसको संतुलित आहार दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, वैसे ही हमारे दूसरे पशुपालक साथी भी संतुलित आहार अपने पशुओं को देते रहेंगे तो उनके साथ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम नवजात बछड़ी या बछड़े की बात करते हैं और वो वयस्क होता है तो तब तक क्या दौरा रहता है और किस तरह से हमें फीड करना होता है, उसको किस तरह का आहार होना चाहिए जो कि हम संतुलित आहार में गिन सकते हैं? जी आशा जी, ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन है। क्योंकि जब एक बछड़ा या बछड़ी पैदा होते हैं, उसके पैदा होने के समय से लेके ही अगर हमारा आहार वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, संतुलित नहीं है, वहाँ हमसे कोई कमी रह गई, तो आगे जाके जब उस बछड़े बछड़ी ने वयस्क होना है तो एक अच्छा मवेशी नहीं बन पाएगा, एक अच्छी दुधारू गाय नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हमें एक फिक्स पैटर्न होता है डे 1 से लेके 2 साल की उम्र तक। तो मैं अपने पशुपालक भाइयों से, किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो मैं आपको नोट करवाऊंगा डे 1 से लेके 2 साल की उम्र तक, आप कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लें। तो पहले दिन से तीसरे दिन तक, पहले 3 दिनों में हम अपने जो बछड़ा या बछड़ी पैदा हुई है उसको देते हैं काल पीने के लिए। काल जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, माँ का गाढ़ा पहला दूध गाय का, ये देते हैं हम। जो बछड़ा या बछड़ी हुई है उसके शरीर के बाहर का 10वां हिस्सा दिन में 2 बार। अब चौथे से 7वें दिन तक सिर्फ दूध देंगे गाय का, शरीर के बाहर का 10वां हिस्सा दिन में 2 बार। 8वें से 15वें दिन तक सिर्फ दूध देंगे, शरीर के बाहर का 10वां हिस्सा, लेकिन अब दिन में 3 बार, क्योंकि बछड़ा थोड़ा या बछड़ी बड़ी हो रही है। अब 16वें दिन से 21वें दिन तक दूध ही देंगे, शरीर के बाहर का 10वां हिस्सा दिन में 3 बार। और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा काफ स्टार्टर और थोड़ी सी ड्राई है यानी कि सूखी घास वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब 22 दिन से 35वें दिन तक अब हमारा बछड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि दूध को थोड़ा घटा देते हैं। अभी तक हम 10वां हिस्सा दे रहे थे शरीर के बाहर का, अब हम देंगे शरीर के बाहर का 15वां हिस्सा दिन में 2 बार। अब काफ स्टार्टर को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, 100 ग्राम कर देंगे। और जो सूखी घास हम दे रहे थे ये पेट भरने तक, अब ये हम पहुंच गए 22 दिन से 35 दिन तक। ठीक है। अब 35 दिन से 2 महीने तक इस स्टेज पे अब हम दूध को और कम कर देंगे। अब हम दूध देंगे शरीर के बाहर का 20वां हिस्सा सिर्फ दिन में 2 बार। और यहाँ पे हम काफ स्टार्टर को बढ़ा के 250 ग्राम कर देंगे। और जो सूखी घास दे रहे थे वो पेट भरने तक देते रहेंगे। अब दूसरे महीने से
तीसरे महीने तक। इसमें हम क्या करते हैं कि दूध को या तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत से पशुपालकों को पता ही नहीं होता है कि बच्चे का दूध कब बंद करना है, तो दूसरे से तीसरे महीने में हम दूध देना बंद कर देते हैं। और जो काफ स्टार्टर हम दे रहे थे इसको हम बढ़ा देते हैं और ज़्यादा, आधा किलो तक कर देते हैं, 500 ग्राम तक। और साथ में जो सूखी घास है वो पेट भरने तक देते रहते हैं। तो ये 3 महीने तक हुआ। अब 3 महीने से 1 साल की उम्र तक अब हम यहाँ पे काफ स्टार्टर को भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम नई चीज़ क्या लाते हैं, हरी और मुलायम घास। तो शुरू में हम 1 से 2 किलो प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बछड़ा या बछड़ी बड़े होते हैं, 6 महीने से ऊपर चले जाते हैं या 8 महीने के आसपास होते हैं, तो हम 8 से 10 किलोग्राम के आसपास पूरे दिन में उसको हरी घास मुलायम घास दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम है, वो अब उसको हजम करने के लिए बन चुका है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब 1 साल से 2 साल के बीच अब हमारा बछड़ा या बछड़ी वयस्क होने जा रहे हैं, तो अब हमें उन्हें वही खाना देते हैं, वही पोषण करते हैं जो हम एक वयस्क पशु का करते हैं। तो इसमें हम इस जो हरा चारा दे रहे थे इसको बढ़ा के 15 से 20 किलो तक कर लेते हैं, और साथ में हम दाना शुरू कर देते हैं 1.5 से 2 किलो। इस स्टेज पे 1 साल और 2 साल के बीच में दाना देना शुरू कर देंगे, फिर देना। तो इस तरह से हम अगर अच्छा पोषण करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बछड़ी जब कल कोई गाय बनेगी तो इसमें इस तरह की समस्याएं नहीं आने वाली, जैसे ये बोल रहे थे कि टिकती नहीं है, ये सारी समस्याएं खुद ही दूर हो जाएंगी। जी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर संतुलित आहार की हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज मिश्रण होता है जो कि इसमें पाया जाता है? जी, तो संतुलित आहार में अगर हम देखें तो खनिज मिश्रण ऐसे होता है कि जैसे हमारे मानव शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से संतुलित आहार में खनिज मिश्रण एक रीढ़ की हड्डी है। तो हमारे पशुपालक जानते होंगे कि खनिज मिश्रण हम हॉस्पिटल से भी देते हैं, बाजार से भी लेते हैं। एक पैकेट आता है, उसमें पाउडर होता है, मिनरल मिक्सचर इसको बोलते हैं। इसमें इसका नाम ही बताता है खनिज मिश्रण, तरह तरह के खनिजों का एक मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पे कोबाल्ट जो है पशुओं के पेट में विटामिन B12 बनाने के लिए ज़रूरी होता है। फेरस जिसको आयरन बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, खून को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी हो जाएगी तो पशुओं में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। कॉपर ये भी खून को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आयोडीन आपने सुना होगा, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है पशुओं की, उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये उसको रेगुलेट नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो पशुओं को इंसानों की तरह गीलड़ हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है खाने का, तो ये हमारे स्नायु तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण एक खनिज है। कैल्शियम से हमारी जो पशुओं की हड्डियां हैं उसमें मजबूती आती है। दूध में कैल्शियम आता है, जो उसके अंदर बच्चा बन रहा है उसकी हड्डियां, उसकी मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। तो ये बहुत आवश्यक रहता है। तो इसी तरह से खनिज मिश्रण में बहुत से खनिज होते हैं जिनका अपना एक महत्व रहता है। अब कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहते हैं अपने पशुपालकों के लिए वो संदेश जो आप देना चाहते हैं ताकि हमारे पशुपालक अपने पशुधन का अच्छे से रखरखाव कर सके। जी, तो मैं अपने पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम जो अपने पशुओं का संतुलित आहार देते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बाजार से खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का आहार फीड खरीदते हैं जो हमें काफ़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी का अपना खर्चा होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस होते हैं। तो अगर हमारे पशुपालक एक अच्छे किसान हैं, उनके पास अच्छी पैदावार है अनाज की, तो वो घर में बैठे, गांव में बैठे अपना आहार, संतुलित आहार खुद बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होती है जो आपके पास अवेलेबल रहती है, या आप थोड़ी बाजार से खरीद सकते हैं। जी, डॉक्टर मधुर गुप्ता, आप आज के हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।